हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट्स में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से क्लास 12 की पहली बुक हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, जिसे प्राचीन भारत के नाम से भी जानते हैं। इसी प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोगों ने पहला चैप्टर, जिसे ईट मन के और अस्थियां के नाम से जानते हैं, पढ़ लिया है। दूसरे चैप्टर की हमने शुरुआत की है, जिसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है: राजा, किसान और नगर। हमने राजा और किसान के बारे में पढ़ा और आज हम लोग चर्चा करेंगे नगर के बारे में कि उस समय नगरों का उदय कैसे हुआ, या ये कहा जाए कि भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में जो नगरों का उदय होता है, उस नगरों के उदय के पीछे क्या कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे कि उस समय कैसे नगरों का उदय हुआ। हालांकि इसकी चर्चा हमने शुरुआती दौर में इस चैप्टर में किया था महाजनपद के रूप में, क्योंकि महाजनपद जितने हुए थे, यानी 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो निश्चित तौर पे ये 16 महाजनपद की 16 राजधानियां भी रही थी और अक्सर नगर जो होते थे वो राजधानी ही हुआ करते थे, यानी राजधानी नगर के रूप में कन्वर्ट होते थे। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोगों को करना है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में विभिन्न नगरों का उदय हुआ। हमने देख लिया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नगरों का उदय हुआ, जिनमें से अधिकांश नगर महाजनपद की राजधानियां थी। अभी हमने आपको चर्चा करते हुए बताया कि जितने भी नगर हुए थे वो सब लगभग राजधानियों के रूप में ही डेवलप हुए थे, राजधानियां थी। तो कुछ उसमें से धार्मिक और कुछ व्यवसायिक नगर भी थे। अब देखिए, यानी कहने का मतलब कि 3 प्रकार के यहाँ नगरों की बात कर रहा है। एक राजधानी यानी राजनीतिक रूप से नगर हुआ, एक ऐसा नगर जो धार्मिक थे, यानी जैसे आज के धार्मिक नगर होते हैं ना, जैसे बनारस हमारा है, क्या है, उज्जैन है हमारा, क्या है, ये धार्मिक नगर है। और कुछ ऐसे नगर होते हैं जो व्यवसायिक नगर होते हैं, जहाँ से व्यापार किया जाता है, उद्योग धंधे किए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे दिल्ली हमारा है। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी नगर होते हैं जिसको हम लोग औद्योगिक नगर भी कहते हैं, जहाँ उद्योग होते हैं, जैसे सूरत हमारा हो गया। तो इस प्रकार से वहाँ पे राजधानी के रूप में कुछ नगरों का उदय हुआ, कुछ नगरों का धार्मिक स्थल के रूप में उदय हुआ और कुछ नगरों का उदय व्यवसायिक नगर के रूप में हुआ। आगे बात समझ बाबू। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन नगरों के उदय का मुख्य कारण क्या था। कारण है कि इन नगरों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो यही कारण जो थे इनके नगरों के उदय के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बारीकी से याद रखिएगा। पहला कह रहा है कि व्यापार का विकास, यानी इस समय व्यापार का विकास होता है। कब? 600 ईसा पूर्व के आसपास में व्यापार की प्रगति होती है। अब व्यापार की प्रगति क्यों होती है? क्योंकि इस समय मुद्रा का प्रचलन हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? मुद्रा का। क्योंकि पहले हमारे यहाँ मुद्रा नहीं था, इससे पहले मुद्रा का प्रचलन नहीं के बराबर था, यानी ना के बराबर था। और हम लोग व्यापार किससे करते थे? तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी हमारे यहाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है बाबू कि हमारे पास अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु को हम दे करके, और आपके पास कोई वस्तु है उसके बदले को हम ले लेते हैं, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि गेहूं दे करके चावल ले लेना वस्तु विनिमय प्रणाली थी, और ये प्रणाली हड़प्पा में भी विकसित थी, यहाँ तक चली आ रही थी। लेकिन इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैसे ही मुद्रा का प्रचलन होता है, तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब मुद्रा दे करके मुद्रा से सामान खरीदने वाली बात होती है, और यहाँ पर जो मुद्रा का विकास होता है उसे हम लोग आहत मुद्रा यानी पंचमार्क मुद्रा कहते हैं, जो सोने और चांदी के विकसित हुए थे। तीसरा कारण था लोहे का व्यापक प्रयोग। अब देखिए, यहाँ पे जब लोहा का प्रयोग होने लगा तो खेती अपने आप बढ़ गई, और जब खेती में प्रगति हुई तो निश्चित तौर पे व्यापार में प्रगति होगा, और व्यापार में प्रगति ही मुद्रा का प्रचलन का बहुत बड़ा कारण बन गया। तो इस प्रकार से हमने देखा व्यापार का विकास, मुद्रा का प्रचलन और लोहे का व्यापक प्रयोग। क्योंकि इसके पहले लोहा के व्यापक प्रयोग नहीं हो रहे थे। आपको मैं छोटी सी चीजें पीछे से बता देता हूँ।
आपको ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि हमारे यहाँ हमने पहले पढ़ा था कि हड़प्पा काल में कहीं पर भी लोहा के बारे में साक्ष्य हमें नहीं मिला। ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी के बुक में उचित अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया है, वो आता है हड़प्पा के बाद एक वैदिक काल शुरू होता है हमारे यहाँ, जिसको हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उसमें ऋग वैदिक काल जो था प्राथमिक अवस्था, उसमें भी लोहा नहीं था। यानी ऋग वैदिक जो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में था, वहां पर भी लोहा का प्रमाण नहीं था। 1000 के बाद ही लोहा का साक्ष्य हमें मिलता है और उसी 1000 से लेकर के 600 बीसी के बीच की घटना को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोहे का प्रयोग होने लगा था, लेकिन शुरुआती दौर था, इसलिए लोहे का उस तरह से व्यापक प्रयोग नहीं हुआ था। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा। अलग अलग कार्यों में प्रयोग होने लगा। फावड़ा के रूप में कहिए, आपको हाशिए के रूप में कहिए, जंगल को काटने के रूप में कहिए, विभिन्न प्रकार के उसका प्रयोग होने लगा। खेती में प्रयोग होने लगा तो खेती की प्रगति होने लगी और प्रगति ने क्या कर दिया, व्यापार का रास्ता खोल दिया। इस प्रकार लोहे का प्रयोग ने क्या कर दिया, नगर के उदय में एक सहायक भूमिका निभाई। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि राजाओं की महत्वाकांक्षा, राजा जो थे वो महत्वाकांक्षी थे, यानी उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी थी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ाने की परंपरा थी। ऐसी स्थिति में 4 कारण, व्यापार का विकास, मुद्रा का प्रचलन, लोहा का व्यापक प्रयोग और राजा की महत्वाकांक्षा ने क्या कर दिया, इस समय नए नगरों के उदय का रास्ता खोल दिया। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि पाटलिपुत्र जैसे नगर, देखिए कई तरह के नगर की बात बता रहा है यहाँ पे कि कौन कौन नगर उदय हुए थे। पाटलिपुत्र जैसे नगर नदी मार्ग के किनारे होने की वजह से इसका विकास हुआ, क्योंकि नदी के किनारे अगर हुआ तो वहाँ पे व्यापार की प्रगति तेज होगी, व्यापार के तेज होगा तो नगर का विकास होगा। वहीं उज्जैन भूतल मार्ग के किनारे था तो वहाँ भी विकास हुआ। पुहार जैसे नगर जो समुद्र तट के किनारे था तो बंदरगाह होने की वजह से उसका विकास हुआ। और मथुरा जैसा नगर एक धार्मिक नगर के रूप में था तो उसका विकास हुआ, क्योंकि लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो धार्मिक नगर के रूप में उसका विकास हुआ। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों का विकास एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में विकसित हुआ और यहीं से नगरों की संख्या बढ़ने लगी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों के उदय का क्या कारण थे, तो बेटा सीधा सीधी आप इस पूरे पैराग्राफ आपको भी लिख देंगे तब भी उचित है। अदरवाइज कारण पूछ जाए तो पॉइंट्स में लिखिए कि सबसे पहला मुख्य कारण था व्यापार का विकास, मुद्रा का प्रचलन, लोहा का प्रयोग और राजा की महत्वाकांक्षाओं ने क्या कर दिया, नए नए नगरों के उदय का रास्ता खोल दिया। और तब उसको आप डिफाइन कर दीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि नगरीय जनसंख्या, यानी नगर का विकास होगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, नगर में जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि नगर में हर सुविधाएं उपलब्ध होती है। देखिए बात को समझिएगा कि नगर की जनसंख्या कैसे बढ़ती है। हर नगर में हर चीज़ की सुविधाएं होती है। अब नगर है तो वहाँ स्कूल भी है, वहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे बाजार भी हैं, यातायात के साधन भी हैं, सेवा की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, यानी हर प्रकार की सुविधाएं नगरों में होती है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, छोटे जगह से नगरों में जाकर के बस जाता है। आप देख लीजिए दिल्ली की जनसंख्या लगातार आबादी अगर बढ़ रही है तो उसके पीछे वजह क्या है, सारी सुख सुविधाएं यहाँ पे होती है तो लोग गाँव छोड़ करके अपने शहरों में बसने चले आते हैं। तो इस वजह से नगरों की संख्या अचानक बढ़ने लगती है। उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती है, लोगों को काम मिलता है तो बढ़ना शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि नगरीय जनसंख्या का उदय कैसे होता है नगरों में जनसंख्या। अब इसमें हमें पढ़ना है सम्राट वर्ग और शिल्पकार, यानी एक उच्च वर्ग और एक शिल्पकार वो होते थे जो उस समय काम करते थे, यानी गहना उद्योग में अन्य चीज़ों को बनाने वाले लोग होते थे। देखना बाबू ध्यान से समझना, इसको भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा जिससे आपको पहला पॉइंट समझ में आया। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों की संख्या अच्छी खासी थी, नगर अच्छे खासे बढ़ गए थे, डेवलप हो ही रहे थे। ठीक है, जिसमें सम्राट वर्ग और शिल्पकार निवास करते थे, जिनमें से शासक वर्ग और राजा किले के अंदर नगरों में निवास करते थे। बात समझिए, देखा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों की संख्या अच्छी खासी थी, जिसमें सम्राट वर्ग और शिल्पकार निवास करते थे, यानी उच्च वर्ग और शिल्प रहते थे, जिसमें से शासक वर्ग और राजा किले के अंदर नगरों में निवास करते थे। इन नगरों की खुदाई कर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है आज के डेट में, क्योंकि आज इन स्थलों पर लोग रहते हैं। देखिए बात समझ में आ गई, नहीं तो फिर दोबारा समझाता हूँ। कहने का मतलब है कि जो अच्छे अच्छे नगर थे वहाँ पे सम्राट वर्ग और शिल्पकार लोग रहते थे, इस बात का तो प्रमाण है।
लेकिन अगर हम ये कहें कि इनकी खुदाई की जाए या खुदाई करके अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की जाए तो थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहले जहाँ नगर था वहाँ आज भी नगर है, आज भी लोग रहते हैं, तो अब उन सारे लोगों को हटा करके उसकी खुदाई करना तो संभव नहीं है। जैसे पाटलिपुत्र की बात की जाए तो पाटलिपुत्र पहले भी था और आज भी पटना है। अब वहाँ से सारे लोगों को कह दिया जाए, हटा दिया जाए, फिर खुदाई की जाए तो संभव है? नहीं संभव है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। अब कह रहा है कि लेकिन फिर भी वहाँ से आज विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त होते हैं। आज छोटे छोटे जगहों पर कुछ उस समय की चीजें मिलती है और उन्हीं सामानों से हम तुलना करके बताते हैं कि वो लोग कितने अमीर थे या कितने गरीब लोग थे। जिनमें से उत्तम श्रेणी के मिट्टी के कटोरे मिलते हैं, थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ाई की यानी पेंट किया गया है, जिसे उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जब वहाँ के बर्तन अच्छे मिले हैं, कटोरे अच्छे मिले हैं, थालियां अच्छी मिली है, पेंट किया हुआ मिला है, तो ये सब क्या है? ये तो अमीरी का प्रमाण है। यानी वहाँ पे सम्राट वर्ग और शिल्पकार लोग रहते थे, इस बात का साक्ष्य हमें मिल जाता है। ठीक है बेटा। दूसरा कह रहा है कि शायद इन पात्रों का उपयोग अमीर लोग करते हों। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा वहां से सोना, चांदी, कांसे, तांबा, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ बने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी का साक्ष्य भी मिलता है। अब इतने सारे साक्ष्य मिलना, सोना, चांदी, कांसे, तांबा, हाथी दांत, शीशे इत्यादि का, ये क्या बताता है? कि निश्चित तौर पे उस समय के लोग अमीर रहे होंगे और उन लोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक काम में लगे थे और उद्योग का निर्माण कर रहे थे। आगे बात समझ में। अगला कह रहा है, हालांकि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, यानी छठी शताब्दी से द्वितीय शताब्दी तक आते आते ऐसे भी अभिलेखों की जानकारी मिलने लगी। अभिलेख आप समझते ही हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है, जो पत्थरों पर, शिलालेखों पर, स्तंभों पर जो लेख लिखे जाते थे उसको हम लोग शिलालेख का अभिलेख कहते थे। की जानकारी मिलने लगता है जिसका संबंध धनात्मक अर्थात धनी व्यक्ति दाता से होता था। इसमें उनके व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ना शुरू किए, हमें बाबू अभिलेख मिलने लगा और उस अभिलेख पे बहुत सारे अमीर वर्गों के बारे में लिखा गया था। जैसे कोई अमीर आदमी है तो उसने अपना अभिलेख लिखवा दिया, उसमें ये भी लिखवा दिया कि मैं इस तरह का व्यवसाय करता हूँ, मैं इतना अमीर आदमी हूँ, मैं इतना ये काम करता हूँ, ये चाची है, लिखवा के छोड़ दिया। आज जब हमने उसको पढ़ना शुरू किया तो हमें पता चला कि तो इस व्यक्ति का अभिलेख है और ये तो व्यवसायिक का काम करता था, इतना अमीर आदमी था, उससे पता चल जाता है। आज भी हम लोग अपने मान ले घर में कोई दुकानों का खाता भैया अगर ला कर रख देते हैं और वो तीसरे व्यक्ति के हाथ लग जाए तो इससे तो पता चलेगा ना कि इस घर में इस दुकानदार के पास इतना पूंजी प्रॉपर्टी है और बाकी सारी चीजें हैं। तो एक उसी को हम लोग क्या कर दिया? अभिलेख करते हैं। तो अभिलेखों से भी उस समय की जानकारियां मिलती हैं। साथ ही साथ जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबे इत्यादि के बर्तन हो गए, मिट्टी के कटोरे हो गए, इन सब चीजों से प्रमाणिकता मिलता है कि नगरों में सम्राट वर्ग और शिल्पकार लोग रहते थे और वो लोग काफी अमीर हुआ करते थे। आगे बात समझ में। अब कह रहा है कि नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे। ये भी बात सही है, आज भी नगरों में वही लोग रहते हैं। जैसे धोबी, बुनकर जो कपड़े बुनते थे, लिपिक, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता था, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, स्वर्णकार जो सोने का काम करते थे, लोहार जो लोहे का काम करते थे, अधिकारी वर्ग भी, धार्मिक गुरु भी जो पंडित होते हैं, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण मिलते हैं कि नगरों में यही लोग रहते थे। आज भी ऐसे ही है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। आज भी नगरों में अमीर लोग ही रहते हैं, व्यापारी वर्ग ही रहते हैं, राजा महाराजा रहते हैं और आसपास के जो छोटे छोटे इलाके होते हैं वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। और इसी चीज की तुलना हम लोगों ने हड़प्पा में भी पढ़ा था कि वहाँ पे दो तरह के ऊपरी टीला और निचले टीला के रूप में भवन बने थे। जो ऊपरी भाग में कौन लोग रहते थे? अमीर लोग रहते थे और निचले भाग में आम पब्लिक रहती थी। हर जगह पे बेटा आज भी नगरों का विकास इस प्रक्रिया में चलता है, कोई अंतर खास नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ अभिलेखों से तो उत्पादक और व्यापारियों के संघ की भी जानकारी मिलती है, जिसे हम लोग श्रेणी कहते थे। यानी कहने का मतलब कि अभिलेखों से उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला और व्यापारी संघ जो उसको खरीद करके बेचने वाले की जानकारी मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। याद रखिएगा, व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा था। जो व्यापारियों का जो संघ होता था ना, उसी संघ को हम लोग क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। ठीक है। श्रेणियों का मुख्य कार्य बाजार से कच्चे माल खरीद कर और उससे सामान तैयार कर बाजार में बेचना होता था। बात समझ में आई? यानी बाजार में जो कच्चा माल हुआ उसको उन्होंने खरीद लिया
और खरीद करके उसे पक्का कर दिया, यानी बना दिया, उसको कोई ना कोई रूप दे दिया और फिर ले जाकर उसे बेच देना, ये श्रेणियों का काम होता था। और आज भी होता है। आज भी मान लीजिए, जिसे आप मान लीजिए कहते हैं हम लोग बढ़ई है, वो लकड़ी मार्केट से खरीद कर लाते हैं, लकड़ी को बनाते हैं खूब बढ़िया से करके, उसे फर्नीचर के रूप में डेवलप कर देते हैं और वो फर्नीचर के रूप में, पलंग के रूप में, खिड़की के रूप में उसे फिर दोबारा बेचते हैं। ठीक उस समय भी यही काम लोग करते थे। इसी को हम लोग श्रेणी वर्ग या श्रेणियों का समूह कहते थे। बात बेटा समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं ये टॉपिक में, इसको हम लोग पढ़ेंगे अब। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि कैसे नगरों का उदय हुआ और कैसे नगरों में जो जनसंख्या बढ़ी उसके वजह और उसके कारण वहाँ पे लोग किस प्रकार के लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे या गरीब लोग रहते थे या व्यापारी लोग रहते थे, ये हमने श्रेणी क्रम में देखा और उनको प्रमाण कैसे मिला इसकी भी हमने चर्चा किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ व्यापारी वर्ग थे, व्यापारों से जो उदय हुआ, क्या वो व्यापार केवल भारतीय महाद्वीप तक सीमित था या भारतीय महाद्वीप के बाहर भी गया हुआ था या नहीं गया हुआ था, इस बात की हमें चर्चा करनी है। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि उप महाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, यानी हमारे यहाँ जो महाद्वीप था वो और इससे बाहर का हमारे व्यापार, जैसे मान लीजिए मेसोपोटामिया से व्यापार होता हो या मेलुआ से हो या मिस्र से हो, यानी अन्य जगहों से जो भी व्यापार हुआ वो कैसे हुआ, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार का विशाल जाल बिछा हुआ था। मतलब बड़े लेवल पे व्यापार होता था, निश्चित तौर पे होता होगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल मार्ग और भूमार्गों के द्वारा मध्य एशिया और उससे भी आगे अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला हुआ था। बात समझिएगा, दोनों चीज मैंने लिखा। हमने कहा कि जो व्यापार होता था वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों होता था। राष्ट्रीय का मतलब कि भारत में ही होना, यानी अगर मान लीजिए कि पाटलिपुत्र का व्यापार उज्जैन से होना, उज्जैन का व्यापार मथुरा से होना, ये तो हमारा राष्ट्रीय व्यापार हो गया। लेकिन भारत का व्यापार मध्य एशिया के किसी देश से होना, जैसे आज की बात की जाए तो भारत का व्यापार अफ्रीका से होना, भारत का व्यापार अमेरिका से होना, भारत का व्यापार यूरोप से होना, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। लेकिन हरियाणा का व्यापार उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का व्यापार मध्य प्रदेश से, ये राष्ट्रीय लेवल पे कहलाता है। तो ये दोनों लेवल पे उस समय व्यापार होता था। और वो दोनों लेवल पे व्यापार किस मार्ग से, तो जल मार्ग और भूमार्ग दोनों से, यानी स्थल मार्ग से भी और जल मार्ग से भी होता था। मध्य एशिया से भी व्यापार, अफ्रीका से भी और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। मतलब चारों तरफ हमारे भारत का व्यापार फैला हुआ था। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण एशिया भी जाते थे, यानी एक तरफ हम मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका की तरफ गए अगर हम पश्चिमोत्तर इलाके में, वो भले ही हम लोग सिल्क रूट के माध्यम से जाएं या हम लोग अरब सागर के रास्ते से होकर के जाएं, एक वो रास्ता था। और दूसरा एक इधर की तरफ जो बंगाल की खाड़ी की तरफ था, यहाँ से भी व्यापार हमारा चीन से और दक्षिण एशिया से होता था। यानी व्यापार हमारा चारों वर्ग से होना था, महत्वपूर्ण व्यापार था। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से चीन एवं दक्षिण एशिया के देशों से भी व्यापार होता था। आगे बात समझ में। बंदरगाह उस समय महत्वपूर्ण साधन थे, क्योंकि बंदरगाह से ही व्यापार होता था। सिल्क रूट इस समय का महत्वपूर्ण स्थल मार्ग था, जिससे मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। सिल्क रूट बेटा हम लोग कहते हैं हमारे देश में, नक्शे तो मैं नहीं बता सकता, यहाँ पे कम जगह है, लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ कि भारत के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारा जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मध्य एशिया होते हुए जो रास्ते पहले जाते थे हमारे तुर्की में, उसी रास्ते को हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते थे। ऊपर जाने के बाद दो हिस्सों में बढ़ जाता था, चाइना की तरफ भी बढ़ जाता था और इधर मध्य एशिया से होते हुए पश्चिमी एशिया तक जाता था। इसी को हम लोग सिल्क रूट कहते थे। यानी रेशम का व्यापार होता था, इसलिए हम लोग इस मार्ग को रेशम मार्ग भी कहते थे। आगे बात समझ में। तो जिससे मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था, किससे, तो सिल्क रूट के माध्यम से। उधर ऊपर स्थल मार्ग से हो गया। जल मार्ग से बात की जाए तो अरब सागर से होता था। इन मार्गों पर शासकों का नियंत्रण होता था। किसका नियंत्रण होता था जी, शासकों का नियंत्रण होता था। और व्यापारियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनसे कर भी वसूला जाता था। यानी व्यापार जो चलता, जो रास्ते होते थे, उस रास्ते पर व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए निकलते थे, तो कई बार लुटेरे भी उनको लूट लिया करते थे। तो लुटेरों से बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए राजा क्या करता था, सुरक्षा का व्यवस्था करता था। और उस सुरक्षा के बदले में व्यापारियों से क्या करता था, टैक्स लेता था, पैसा लेता था। इस प्रकार से हमारे यहाँ व्यापार की प्रगति हुई थी, भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर अन्य देशों में। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और इससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक
पहुंचाए जाते थे। आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि किन किन चीज़ों का व्यापार होता था जी, तो आप सीधा लिखिएगा कि नमक का व्यापार, अनाज का, कपड़ा का, धातु का, और उस धातु से निर्मित उत्पाद जो होते थे, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको स्थल मार्ग या जल मार्ग से भेजा जाता था। तो ये व्यापार का साधन था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों एवं जड़ी बूटियों की भारी मांग होती थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता था। अब देखिए एक चीज समझिएगा, रोमन साम्राज्य का इस समय विकास चल रहा था। उधर रोमन साम्राज्य भी चल रहा था, इधर भारत का भी साम्राज्य चल रहा था। अब रोमन साम्राज्य में भारत के जो काली मिर्च और जो मसाला थे और भारत के जो कपड़े थे, जो जड़ी बूटियां थी, उसकी भारी मांग थी। और तब से लेकर के अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, तब तक वहाँ पे मांग हमारे यहाँ की चीज़ों की चलती रही। तो ऐसी स्थिति में ये सब सामान हम लोग कहाँ भेजते थे? रोमन साम्राज्य भेजते थे। और कहाँ से? तो अरब सागर के रास्ते होते हुए फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी से होते हुए हम लोग सीधा भूमध्य सागर पहुँच जाते थे, और भूमध्य सागर से हम लोग इटली पहुँच जाते थे, और इटली में ही रोमन साम्राज्य का विकास हुआ था। तो वही कह रहा है बेटा कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसाला, कपड़ा, जड़ी बूटी की भारी मांग होती थी, और इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता था। इस प्रकार से व्यापार हमारा होता था। तो पहला हमने देखा कि व्यापार होने का कारण क्या था? स्थल मार्ग, जल मार्ग। फिर उसके साथ हमने किन किन वस्तुओं का व्यापार किया, तो स्थलों मार्ग से होते थे। और हम ये अरब सागर से अगर हम मध्य एशिया से होते हुए और हम यूरोप जा रहे थे, तो वहाँ पे इन वस्तुओं की डिमांड थी। इसको याद रखिएगा। तो हमारा व्यापार विकसित था हिंदुस्तान का। तमिल भाषा में मत्स्यथुअन और प्राकृत में सतवाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी होते थे। अब पूछ सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव कि व्यापारी कौन से धनी होते थे जी? तो तमिल भाषा में मत्स्यथुअन, प्राकृत में सतवाह और सेठी नाम से जो व्यापारी जाने जाते थे, ये व्यापारी जो काफ़ी धनी मनी व्यापारी हुआ करते थे। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में यह देखने का प्रयास किया, तीन चीज़ें हमने देखा इसमें। एक चीज तो हमने ये देखा कि नगर का विकास कैसे हुआ, नगर का उदय कैसे हुआ, नए नए नगरों का उदय कैसे हुआ, और उस नगरों के साथ व्यापार का विकास कैसे हुआ। पहली चीज हमने देख ली कि नगर और व्यापार के विकास के क्या कारण थे। दूसरा हमने देखा कि नगरों में जनसंख्या कैसे बढ़ी और उस जनसंख्या में किस प्रकार के लोग थे, सम्राट और शिल्पकार वर्ग के लोगों को हमने देखा। ठीक। और फिर हमने तीसरा इस वीडियो में ये देखने का प्रयास किया कि भारत का जो व्यापार था, भारतीय उपमहाद्वीप का जो व्यापार था, वो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर कैसे हुआ। तो हमने देखा कि बाहर जाने का दो रास्ता था। एक तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते ही थे, साथ ही साथ जल और स्थल मार्ग से भी होते थे। बाहर जाने के कई रास्ते थे। अगर उधर सिल्क रूट की बात करें तो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट के रास्ते से जाते थे मध्य एशिया, जहाँ पे मध्य एशिया, अफ्रीका, इन सब देशों से व्यापार होता था। और एक अरब सागर के रास्ते जल मार्ग से होते हुए रास्ता आगे बढ़ता था, जो हमारा भूमध्य सागर जाता था, इटली में यानी रोम में जाता था, वहाँ पे व्यापार होता था। और तीसरी अगर इधर हम देखें बंगाल की खाड़ी के रास्ते से होते हुए दक्षिण एशिया की तरफ हम लोग जाते थे। दक्षिण एशिया से व्यापार और चीन के साथ व्यापार होता था। इस प्रकार इस समय हमारा व्यापार जो था वो काफ़ी विकसित था। यही वजह था कि मौर्य साम्राज्य की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। और इसके बाद भी जितने भी चीज़ें हुई, साम्राज्य आए यानी नए नए राजा आए, तो 600 से लेकर के और 600 एडी तक के बीच में हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत रही व्यापार के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि इससे आगे अगर हम लेते हैं तो अगला टॉपिक में थोड़ी दिक्कत होगी, लंबा टॉपिक है, इसलिए हम उसको कल स्टार्ट करेंगे। कल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दूसरे चैप्टर को, जो एनसीईआरटी बेस है। यह वीडियो दोनों लोगों के लिए काम है। 12वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेसिक है ही, कंपटीशन की अगर कोई व्यक्ति तैयारी करता है ना, उसके लिए भी एनसीईआरटी की मैटर ये काफ़ी मायने रखता है। एनसीईआरटी की बुक बाकी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और एक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ ही मैं इसको समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।